वर्तमान में रूस और यूक्रेन विवाद ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एक तरह से इसने तृतीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है कि काफ़ी हद तक लग रहा है कि कहीं कहीं यह तृतीय विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है। ऐसे में इससे संबंधित बहुत सारे समाचार लगातार पूरे विश्व में छाए हुए हैं और पूरे विश्व की नज़र रूस यूक्रेन विवाद पर बनी हुई है। ऐसे में हम परीक्षार्थियों के लिए भी यह ज़रूरी हो जाता है कि इससे पूरी तरह से अवेयर रहें, क्योंकि अगले कुछ महीनों या कई बार सालों तक इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम परीक्षा जाने से पहले ऐसे प्रश्नों को पहले से तैयार करके रखें जो पेपर में इनसे संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसी से संबंधित रूस यूक्रेन से संबंधित कुछ जीएस के सवाल यहाँ पर लाया हूँ, जिनके माध्यम से हम कुछ टॉपिक्स तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, 1917 की बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप 1922 में कौन सा देश या संगठन अस्तित्व में आया? तो 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उससे देश पूछा है या संगठन पूछा है, कौन सा अस्तित्व में आया है। तो पहला विकल्प है बाल्टिक राज्य, दूसरा नाटो संगठन, तीसरा यूएसएसआर और चौथा ऑटोमन साम्राज्य। तो इसका जो आंसर है सी है यूएसएसआर यानी सोवियत रसिया। तो सोवियत संघ इसके माध्यम से 1922 में अस्तित्व में आया था। थोड़ा देख लेते हैं इस डिटेल में अब हम। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप 1922 में यूएसएसआर अस्तित्व में आया। यह क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। रूस में जार व्यवस्था का अंत हुआ और समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुई। काम करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार बनाया गया। यानी 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी उसके परिणाम स्वरूप 1922 में यह यूएसएसआर या सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। और इसके जो नेता थे वो लेनिन थे। लेनिन काफ़ी फेमस हो गए थे इस क्रांति के बाद में। और रूस में जो जार व्यवस्था थी, जार वहाँ का एक राजा की तरह होता था। एक तरह से बोल सकते हैं राजा को ही जार बोला जाता था। तो वो व्यवस्था खत्म हो गई वहाँ पर और वहाँ समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुई। ये समाजवादी व्यवस्था इतनी ज़्यादा फेमस या इतनी ज़्यादा प्रभावशाली क्यों हो गई थी? इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि इसके अंतर्गत काम करने का जो अधिकार है वह संवैधानिक अधिकार बनाया गया था। और संवैधानिक अधिकार जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसे हम कोर्ट के माध्यम से हासिल करने का अधिकार रखते हैं अगर हमें ऐसा अधिकार नहीं मिल पा रहा है या हम किसी तरह से वंचित हैं। जब यह संवैधानिक अधिकार बन गया तो लोग इससे काफ़ी प्रसन्न हो गए और ये समाजवादी व्यवस्था काफ़ी प्रभावपूर्ण हो गई पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो पहला विकल्प है 1990, अगला 91, 93, 94। तो इसका आंसर है 91। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि जो अभी सोवियत जो संघ है उसे ही एक तरह से रूस प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, या रूस के जो लोग हैं उनकी एक दुखती रग है सोवियत संघ। यानी उन्हें इसका उसी तरह दुख होता है जैसा किसी एक राष्ट्रभक्त भारतीय को भारत और पाकिस्तान के विभाजन का होता है कि हमारा देश इतना बड़ा था, ऐसा था, और वो गलत नीतियों की वजह से या गलत महत्वाकांक्षाओं की वजह से विघटित हो गया। तो सोवियत संघ था वो है भी कुछ इसी तरह विघटित हो गया था। तो ये विघटन हुआ है 1991 में। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। यूएसएसआर सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप 15 देश अस्तित्व में आए। 25 दिसंबर 1991 क्रिसमस डे की शाम को यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने भाषण में कहा कि वह यूएसएसआर के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य समाप्त कर रहे हैं और इसी के साथ यूएसएसआर का पतन हो गया। यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये अंतिम जो राष्ट्रपति थे यूएसएसआर या सोवियत संघ के, वो राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे।
और ये विघटन हुआ 1991 में। 15 देश अस्तित्व में आए। इसके बाद में उन्हीं देशों में से एक देश है यूक्रेन, और रूस एक तरह से उसी को दोबारा से हड़पने की कोशिश कर रहा है, या उनके अपने कुछ डिस्प्यूट हैं जो इसी समय से चले आ रहे हैं 1991 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस के संबंध में क्रेमलिन क्या है। देखो अभी समाचार पत्रों में लगातार ये शब्द चर्चा में बना हुआ था कि क्रेमलिन क्या है, या क्रेमलिन की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है, या क्रेमलिन ये वो, तो काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। ऐसे में यह शब्द हम इससे अवेयर रहें, यह बहुत ज़रूरी है। तो ये विकल्प हैं, यह संसद है, राष्ट्रपति निवास है, या रूस का स्ट्रेटजिक कंट्रोल रूम है इस फोर्स का, या ऐतिहासिक संग्रहालय है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति निवास। तो रूस के राष्ट्रपति निवास को क्रेमलिन बोला जाता है। जैसे भारत के संबंध में कभी कभी रायसीना हिल्स बोल दिया जाता है। तो क्रेमलिन क्या है, राष्ट्रपति निवास है। देख लेते हैं इसे थोड़ा डिटेल में। सामंतवादी युग में क्रेमलिन एक दुर्ग जैसी जगह होती थी, यानी एक दुर्ग जैसी व्यवस्था थी। दुर्ग जैसे अंग्रेज़ों ने भारत में आके बनाए थे बहुत सारे, उसी टाइप के। तो सामंतवादी युग में क्रेमलिन एक दुर्ग जैसी जगह होती थी जहाँ से महत्वपूर्ण शासन चलाया जाता था। वर्तमान में रूस में राष्ट्रपति आवास को क्रेमलिन के रूप में संबोधित किया जाता है, यानी वर्तमान में अब जो राष्ट्रपति जहाँ रहता है उस आवास को या उस जगह को क्रेमलिन बोल दिया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो रूस की संसद को, यानी क्या सब देशों की संसदों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो ये विकल्प हैं नेसेट, डाइट, ड्यूमा, कॉर्टेस। तो रूस के संबंध में ये है ड्यूमा। ओके, इसे डिटेल में देख लेते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा नाम से जाना जाता है। नेसेट इजराइल की संसद है, डाइट जापान की संसद है, कॉर्टेस स्पेन की संसद है, और सोरा अफ़गानिस्तान की संसद है। देखो यह लगातार जो पेपर्स होते हैं उनमें आता रहा है कि सोरा किस देश की संसद है। तो अब आगे हो सकता है रूस के संबंध में ये क्वेश्चन आ जाए। साथ में इजराइल भी काफ़ी चर्चा में रहता है, इसलिए इजराइल की संसद का नाम भी हमें याद रखना चाहिए। तो इस एक तरह कई सवाल कवर हो गए हमारे। ओके, तो रूस की जो संसद है उसका नाम ड्यूमा है। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला उपग्रह था स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो ये विकल्प हैं इसमें। देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसे अगर बोलें कि रूस ने भेजा था तो यह पूरी तरह ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि रूस का गठन कब हुआ, फाइनली रूस नाम से कोई देश कब आया, वो 1991 के बाद आया। जबकि ये कब भेजा गया था, ये भेजा गया है, विकल्प हैं देखो 1952, 1954, 1957 और 58, यानी 1991 से तो पहले के ही हैं सारे। तो ऐसे में ये सोवियत संघ बोला जाएगा कि सोवियत संघ ने भेजा था। तो इसे देख लेते हैं। स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। 1957 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन भी रूसी थे। यानी ये दोनों सवाल भी महत्वपूर्ण हैं कि पहला उपग्रह किसने भेजा, सोवियत संघ ने। कौन सा था, स्पुतनिक था। साथ में पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है, यूरी गागरिन। किस देश के थे, रूस के थे, यानी वही सोवियत संघ। इन्हें सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में 12 अप्रैल 1961 को भेजा गया। यानी जो उपग्रह था वो 1957 में, उसके 4 साल बाद 1961 में ये अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष में भेजे गए थे। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना किस देश से जुड़ी है। तो ये सवाल तो वैसे जो भी PCS या RO वगैरह की तैयारी करते हैं उन्हें पता ही होगा, पहले भी आता रहा है। ऐसे में अब ये दोबारा हो सकता है आने लग जाए कुछ दिन से, अगर नहीं आया है। तो ये चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना थी जो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से परमाणु संयंत्र में विस्फोट हो गया था उस बॉयलर में, उसके में। तो ये वो थी
और इसकी वजह से काफ़ी डेथ भी हो गई थी। प्लस हम सभी जानते हैं कि रेडिएशन का प्रभाव कई कई हज़ार साल बाद तक रहता है। ऐसे में यह आज भी चर्चा का विषय बना रहता है। और अभी पहले देख लेते हैं इसके आंसर। तो विकल्प है यूक्रेन, दूसरा चीन, तीसरा अजरबैजान, चौथा जापान। तो इसका जो विकल्प है वो है यूक्रेन। देखते हैं। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में हुई थी। यानी अभी जहां हमला किया है रूस ने, वहां हुई थी। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। ये हम समझ ही सकते हैं, जब 1991 में अगर सोवियत संघ विघटित होकर रूस बना है या अन्य देश बने हैं। आगे, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना जापान से जुड़ी है, जो 2011 में आए भूकंप से हुई थी। ये वाली एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि मानवीय त्रुटि की वजह से हुई थी यूक्रेन वाली। जबकि जो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है जापान में, वहाँ भी रेडिएशन की प्रॉब्लम हो गई थी विस्फोट की वजह से। और लेकिन ये भूकंप की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, और वो वाली मानव जनित थी। तो वो 1986 में हुई है और ये 2011 में हुई थी। अभी जब रूस ने अटैक किया यूक्रेन पर, तो यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने या रूस के जहाज़ों ने कुछ ब्लास्ट जहाज़ों के द्वारा, फाइटर जेट के द्वारा चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में भी कर दिए हैं, जिस वजह से वहाँ रेडिएशन फैलने का खतरा पैदा हो गया है। जो भी हो सकता है ये किया है या नहीं किया है, पर ये लगातार चर्चा में बना रहा और एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए हमें ये दोबारा से ध्यान रखना होगा कि ये परमाणु संयंत्र कहाँ है, यूक्रेन में है। और ये दुर्घटना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। अगला देखते हैं। रूस की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? देखो, हम सभी जानते हैं कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं, अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं, पूरे विश्व में छाए हुए हैं, हर कोई उनसे परिचित है। अब से नहीं बल्कि पहले से ही। तो वो पहले एक जासूस थे, जैसे भारत में रॉ है, इसी तरह वो रूस की खुफिया एजेंसी के जासूस थे। ये लगातार चर्चा में रहा। तो पहले भी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आते रहे हैं कि कौन सी खुफिया एजेंसी किस देश की है। ऐसे में पुतिन की वजह से रूस की खुफिया एजेंसी पूछी जा सकती है। तो इसमें विकल्प हैं DGES, CIA, KGB या मोसाद। तो देखो, मोसाद तो लगभग हम सभी जानते हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, रूस की खुफिया एजेंसी का नाम KGB है। भारत की खुफिया एजेंसी का नाम रॉ है, हमें पता ही है। और साथ में एक चीज़ देखें, रॉ की जो स्थापना है वो 1968 में हुई थी और रॉ का मुख्यालय दिल्ली में है। ये रॉ का मुख्यालय कभी भी पूछा जा सकता है। रूस की खुफिया एजेंसी तो पूछी ही जा सकती है, साथ में रॉ की स्थापना और रॉ का मुख्यालय। तो रॉ का मुख्यालय भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में है। और यही मोसाद इजराइल की एजेंसी है, और CIA सभी जानते हैं अमेरिका की एजेंसी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1999 में चेचन्या पर किस देश ने अधिकार कर लिया? तो ये विकल्प हैं, चेचन्या एक देश है। तो विकल्प हैं चीन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। तो इसका आंसर है रूस। इस पर रूस ने अटैक करके इसे एक तरह से अपने अधीन कर लिया है, और वर्तमान में यह सोवियत रसिया का हिस्सा है, रूस का हिस्सा है। देखते हैं इसकी डिटेल। 1999 में रूस ने चेचन्या पर हमला कर उसे अपने देश में मिला लिया। यह एक मुस्लिम बहुल देश था। इसके विलय में व्लादिमीर पुतिन की अहम भूमिका थी, और इसी युद्ध के बाद व्लादिमीर पुतिन रूस में लोकप्रिय हो गए। देखो, होता ये है कि जब भी कोई नेता शत्रु देश पर अटैक कर दे या उसे नीचा दिखा दे या उसके लिए समस्या पैदा कर दे, तो उससे क्या है, उसकी अपने देश में लोकप्रियता बहुत बढ़ जाती है। जैसे हम सब ने पाकिस्तान के संबंध में देखा कि भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उससे क्या है, भारत ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ गई थी।
और ऐसे बोलने लगे थे कि अब दूसरा भारत है, हम घर में घुस के मारते हैं। तो इससे क्या है, ऐसे ही सेम कंडीशन हुई थी 1999 में रूस में चेचन्या पर हमला के संबंध में, क्योंकि जो हमला किया गया उसका जो मेन रणनीतिकार थे वो व्लादिमीर पुतिन थे, और सबको ये चीज़ पता थी। और जब इसे कब्जा कर लिया या इसे सरेंडर करा दिया तो उससे क्या है, व्लादिमीर पुतिन की वाही वाही हुई और वो अपने देश में लोकप्रिय हो गए, और वो तभी से सत्ता में स्थापित हैं अभी भी। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये देखो नाम है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यूरोप का अंतिम तानाशाह कहा जाता है। क्योंकि अंतिम कहा जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? देखो अभी ये चर्चा में रहा है। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको विकल्प हैं बेलारूस, लातविया, इस्टोनिया, कोसोवो। तो इसका आंसर है बेलारूस। देखो अभी रूस यूक्रेन विवाद के संबंध में बेलारूस लगातार रूस का फेवर ले रहा है, और ये चर्चा में सबसे ज़्यादा तब आया जब इसने बोल दिया, न्यूज़ में आया कि बेलारूस में रूस अपने एटॉमिक हथियार स्थापित कर सकता है, परमाणु हथियारों को यहाँ पर स्थापित कर सकता है, जहाँ से पूरा यूरोप एक तरह से रेंज में आ जाता है। आ तो वहाँ से भी जाता है पर लेकिन एकदम ये जो बेलारूस है यूरोप के एकदम टच है, यूरोप में है, यूरोप के टच में है। तो इस वजह से क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया। और परमाणु हथियारों से बात जुड़ी हुई थी कि दूसरे देश में रूस परमाणु हथियार स्थापित कर रहा है, तो इससे एक होड़ भी स्थापित हो जाएगी और सभी लोग ऐसे करने लगेंगे, अपने शत्रु देश के पड़ोसी को अपने फेवर में लेके वहाँ हथियार स्थापित कर देंगे, तो एक संकट हो जाता। तो इसलिए क्या हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया। तो इसलिए ये हैं बेलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अभी देखते हैं इन्हें। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यूरोप का अंतिम तानाशाह कहा जाता है। वह बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन युद्ध में वह रूस के साथ सहयोग कर रहे हैं। बेलारूस को रूस का और राष्ट्रपति पुतिन का नज़दीकी माना जाता है, क्योंकि नज़दीक हैं इसीलिए वो क्या है, रूस का सहयोग कर रहे हैं, और वह रूस का हर स्थिति में हेल्प करने को तैयार हैं। यहाँ तक कि ये माना जा रहा है कि जो अटैक्स हो रहे हैं यूक्रेन पर, उसमें कुछ जो फाइटर जेट्स हैं वह बेलारूस के क्षेत्र का यूज कर रहे हैं। ओके, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको इनका नाम है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को यूरोप का अंतिम तानाशाह कहा जाता है, यानी प्रेजेंट में हैं। इनका देखो फ़ोटो देख लेते हैं हम। ये पुतिन के साथ में खड़े हैं, ये हैं लुकाशेंको बेलारूस के। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन युद्ध में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? यानी वहाँ बहुत सारे छात्र हैं या अन्य लोग हैं जो भारत के हैं, वो फंस गए हैं, तो उन्हें क्या है, भारत लगातार निकालने की कोशिश कर रहा है या की है। तो वह किस ऑपरेशन के माध्यम से नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? तो इसमें विकल्प हैं ऑपरेशन सतलज, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन ब्लैक सी। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन गंगा। एक बार देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम से मिशन चलाया जा रहा है। भारत से काफ़ी छात्र पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। देखो वहाँ पर क्या है, मेडिकल जो एजुकेशन है काफ़ी ज़्यादा लेवल पर दी जाती है, काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ फेमस है, और भारत से काफ़ी लोग मेडिकल एजुकेशन के लिए इस देश में जाते हैं यूक्रेन में। लेकिन अचानक से युद्ध छिड़ गया। ऐसे में माना जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा छात्र या अन्य लोग जो स्टडी या अन्य पर्पज से गए थे वह यूक्रेन में फंस गए हैं, और भारत की जिम्मेदारी है उन्हें जल्दी से जल्दी वापस लाए। तो इसके लिए एक अलग से अभियान चलाया गया है जिसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रूस की मुद्रा है? देखो अभी आर्थिक प्रतिबंध जब रूस पर लगाए यूरोप या अन्य देशों ने, अमेरिका वगैरह ने, तो क्या हुआ, ये रूस की जो मुद्रा है ये 30% से ज़्यादा गिर गई।
यानी जो वैल्यू है इसकी 30% से ज़्यादा कम हो गई, इसलिए लगातार चर्चा में रही। तो यहाँ विकल्प हैं कि इनमें से मुद्रा कौन सी है रूस की? लारी है, रियाल है, रूबल है या लियोन है। तो ये विकल्प हैं। तो हम देखते हैं, इसका आंसर है रूबल। रूबल रूस की मुद्रा है। ओके, बाकी इन्हें भी देखा जा सकता है और आपको खुद देखना है। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, हमें वीडियो छोटी रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूक्रेन की मुद्रा है? तो यूक्रेन की मुद्रा रिवनिया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाम कम सुना हुआ है वैसे भी, एक बार को रूबल नाम तब भी लोगों ने सुना हुआ था, लेकिन रिवनिया ये मुद्रा यूक्रेन की है और बाय द वे पेपर में आ सकती है। ओके, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर चर्चा में रहे हैं ये शब्द या ये क्षेत्र, या हमारी वैसे भी जिम्मेदारी बनती है कि जीएस के पर्पज़ से हम इन्हें तैयार कर लें। तो मैंने इन पर एक छोटी वीडियो बनाई। वैसे भी क्या है कि मैंने चैनल पर एक लंबे समय से कोई वीडियो डाली नहीं थी, चाहे मैं अपनी जॉब में बिजी हूँ या जो भी है, पर लेकिन मुझे लगा कि एक वीडियो डाल देनी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, समय देने के लिए थैंक यू।